Welcome to English 2. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 2. Dear students, in our last lecture we learned about email, we learned about different websites where we can question and answer and we can get information. We learned about Quora, a website which can help us in this regard. And we learned about instant messaging and text messaging. Today we are going to begin with blogging, adopting 3-step writing process for successful blogging. हम कैसे 3-step writing process के ज़रिए एक successful blogger बन सकते हैं. Blogging is something, किसी भी वेबसाइट पर आप कंटेंट लिखते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड और ये कंटेंट एक डिटेल से लिखा जाता है. That content could be regarding your company. You can write about your company, about the products that you have. आप उन तमाम चीज़ों के बारे में लिखते हैं और ब्लॉगिंग में आप बड़ी डिटेल से चीज़ों को बताते हैं. Adopting the 3-step process for successful blogging. The 3-step writing process is easy to adopt to blogging task. The planning step is particularly important when you are launching a blog because you are planning an entire communication channel, not just a single message. Pay close attention to your audience, your purpose and your scope. इस बात को जहन में रखें. When you are getting start with a blogging, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक पोस्ट लिखेंगे एंड देन आप उसको छोड़ देंगे. जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं देन यू हैव टू गिव टाइम एंड आपको फिर वहाँ पर एक रूटीन के साथ चीज़ों को लिखना पड़ता है, डिटेल के साथ चीज़ों को लिखना पड़ता है और डिटेल से आपको अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है. सो जब आप इतना ज़्यादा लिखने की बात करते हैं देन प्लानिंग का जो स्टेप है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन हियर, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा चीज़ों के बारे में ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बन सकें. 3 चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अहम है प्लानिंग में जो आप सामने रखें: योर ऑडियंस, योर पर्पस एंड योर स्कोप. लेट्स बिगिन विद ऑडियंस. Except with team blogs and other efforts that have an obvious and well-defined audience, defining the target audience for a blog can be challenging. अगर आप किसी कंपनी में बैठकर ब्लॉग लिख रहे हैं, अगर आप किसी एक खास स्पेसिफिक फील्ड में बैठकर ब्लॉग लिख रहे हैं, सो देयर इज़ अ चांस कि आपकी ऑडियंस जो होगी वो लिमिटेड. अदरवाइज व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ ब्लॉग तो अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना इज़ ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क, कि आप नहीं डिफाइन कर सकते आपकी ऑडियंस कितनी हो सकती है और कहाँ तक आपकी बात जा सकती है. तो आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी. यू वांट एन ऑडियंस लार्ज इनफ टू जस्टिफाई टाइम you will be investing, but narrow enough that you can provide a clear focus for the blog. Purpose. A business blog needs to have a business related purpose that is important to your company and to your chosen audience. Moreover, the purpose has to have legs. That is, it needs to be something that can derive the blog's content for months or years rather than focus on a single event or an issue of any temporary interest. And whenever we talk about purpose, तो इस बात को जहन में रखें, एक ब्लॉग के लिए आपका पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए. और अगर आप किसी कंपनी के बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है और आप किसके लिए ब्लॉग लिख रहे हैं. और जब आप ब्लॉग को स्टार्ट करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एक के बाद दूसरी कौन सी चीज़ लिखेंगे, दिन आप क्या लिखेंगे. ये ना हो कि आप एक मोमेंट या किसी एक चीज़ के बारे में लिखें एंड देन महीनों के लिए आप साइड पे हो जाएं, तो फिर वो जो आपकी ऑडियंस जिसे आपने अपनी पहली पोस्ट के ज़रिए उसकी अटेंशन सीखी थी वो अगेन से वो सब कुछ आपसे खो जाएगा. तो इस बात को अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो आप एक प्रॉपर प्लान से बैठें कि आपका पर्पस क्या है एंड देन आप चीज़ों को कैसे लेकर चलेंगे. स्कोप. डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ योर ब्लॉग कैन बी अ बिट ट्रिकी. You want to cover a subject area that is broad enough to offer discussion possibilities for months or years, but narrow enough to have an identifiable focus. Now, whenever you begin with something, तो आपके सामने जो एक पर्पस होता है वो आपको हेल्प आउट करता है आपकी लाइन सेट करने के लिए. इन जनरल अगर हम देखें, अगर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो हम एक ब्रॉड वे में भी चीज़ों को लेके चल सकते हैं, लेकिन एक ब्रॉड वे में अपने आप को लेके जाना आपके लिए भी परेशानी का बाइस होगा एंड फॉर योर ऑडियंस एज वेल. तो कोशिश ये हो कि आप जो काम शुरू कर रहे हैं उसका स्कोप डिफाइन करें
और उसको एक ऐसे तरीके से लेके चलें कि जिसमें आप भी कंफर्टेबल फील करें और आपकी ऑडियंस के लिए भी वो एक कंफर्टेबल जोन बन जाए. Now there are some things that can help you, there are some points that can help you writing a blog. Carefully plan anything before writing. कुछ भी लिखने से पहले उसको खूब सोचें और एक माइंड मैपिंग करें, देन उसको लिखें. यूज़ कंफर्टेबल पर्सनल राइटिंग स्टाइल. जैसे आप लिखने में कंफर्टेबल हैं, जैसे आप लिखना बेहतर समझते हैं, वैसे ही लिखें. डोंट ट्राई टू गो फॉर वेरी स्ट्रेंथ काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो आप लिख तो लें बट आपकी ऑडियंस को समझ ना आए. अवॉइड यूजिंग स्लॉपी लैंग्वेज. कोशिश करें बात क्लियर कट हो, बात आपकी ऑडियंस को समझ आ रही हो. यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग. ये बात आप माइंड में रखें कि आपकी ऑडियंस तो ये चाहती है कि मैं जिस ब्लॉग को पढ़ने जा रही हूँ, जिसको पढ़ने लगी हूँ, मुझे यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मिले. बट यू आर अ ह्यूमन. आपने एक लिमिटेड नॉलेज हासिल किया है एंड देन यू आर इन अ प्रैक्टिकल लाइफ. डोंट ट्राई टू शो कि आपको सब कुछ आता है. आप वो बताएं कि जो आपको आता है एंड देन कॉन्फिडेंटली उसको बताएं, और जो आपको नहीं आता उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें ताकि आपकी ऑडियंस का जो एक भरोसा है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो उससे मुतासिर ना हो. एवेलुएट द कंटेंट आफ्टर राइटिंग. जो भी कंटेंट आप लिखें देन उसको एवेलुएट करें, उसको पढ़ें, उसमें अगर कोई चेंजिंग्स करनी है वो चेंजिंग्स करें, उसको खूब गौर से देखें. मेक योर कंटेंट ईजियर टू फाइंड बाय एडिंग टैग्स. एंड जब आप अपने कंटेंट को पोस्ट करने लगें तो पोस्ट करते वक्त वहाँ पर ऐसे टैग्स लगाएं उसके साथ कि जिन टैग्स की मदद से भी ऑडियंस आपको रीच आउट कर सकें. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ माइक्रो ब्लॉगिंग. मैंने पहले भी बताया था ब्लॉगिंग जिसमें आप डिटेल्ड चीज़ों को लिखते हैं, एंड माइक्रो ब्लॉगिंग इज समथिंग कि जहाँ पर आपके पास एक लिमिट होती है और उसी लिमिट में आपने जो बात करनी होती है आप बात करते हैं. अब माइक्रो ब्लॉगिंग इज द वेरिएशन ऑन ब्लॉगिंग इन विच मैसेजेस आर शार्पली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स काउंट्स. माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है कि एक थोड़ी सी वेरिएशन है ये ब्लॉगिंग से कि जहाँ पर आप अगेन से मैसेजेस लिखते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, बट वहाँ पर कैरेक्टर्स जो आपके वर्ड्स होते हैं वो काउंट होते हैं, उनकी लिमिट होती है. ट्विटर इज़ द बेस्ट नाउन ऑफ दीज सिस्टम्स बट मेनी अदर एग्जिस्ट. सबसे बेस्ट जो माइक्रो ब्लॉगिंग का एक सिस्टम है वो ट्विटर है कि जहाँ आपके पास एक लिमिट है और उस लिमिट में आपने बात करनी है, उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट या बड़ा मैसेज आप नहीं लिख सकते. Some companies have private microblogging systems for internal use only. These systems are sometimes referred to as enterprise microblogging or internal micro messaging. अच्छा, there are companies कि they do have their own microblogging systems, तो वो उन्हें अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. उसे एंटरप्राइज माइक्रोब्लॉगिंग भी कहते हैं, इंटरनल माइक्रोब्लॉगिंग भी कहते हैं. Many of the concepts of regular blogging apply to microblogging as well. जो बातें हम ब्लॉगिंग के बारे में करते हैं, जिस तरह आप प्लानिंग की बात करते हैं, चीज़ें लिखने की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, सेम दीज रूल्स आर आल्सो अप्लाइंग टू द माइक्रो ब्लॉगिंग. ऑल्दो द स्फीयर लेंथ लिमिटेशंस कॉल फॉर अ डिफरेंट अप्रोच टू कंपोजिशन. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वी डू हैव अ लिमिटेड स्पेस इन माइक्रो ब्लॉगिंग, तो फिर हमें लिखने के बारे में आके थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ता है कि अच्छा अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि जो हमारी बात इतने वर्ड्स में पूरी हो जाए. माइक्रो ब्लॉग मैसेजेस ऑफन इन्वॉल्व शॉर्ट समरीज और टीयर्स दैट प्रोवाइड्स लिंक्स टू मोर इन्फॉर्मेशन. माइक्रो ब्लॉग में आप नॉर्मली चीज़ों की समरीज देते हैं, देन आप एक लिंक दे देते हैं टू अनदर वेबसाइट, या आप टीयर्स लिखते हैं. टीयर्स इज अप इंफॉर्मेशन कि जो आपको किसी भी मैगजीन के आउटसाइड पे मिलती है, एंड जिस इंफॉर्मेशन की मदद से आपको ये पता चलता है व्हाट इज देयर इनसाइड दैट मैगजीन. In addition, microblogs tend to have a stronger social aspect that makes it easier for writers and readers to forward messages and for communities to form around individual writers. Microblogging writers को yes different लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि जहां आप लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात कह सकते हैं, and you can attract audience by your words. So our last topic is podcasting. So podcasting is the process of recording audio or video files and distributing them online via RSS subscriptions in the same way that blog posts are automatically
fed to subscribers. पॉडकास्टिंग बिल्कुल ब्लॉगिंग की तरह है. ब्लॉगिंग में आप चीज़ों को लिखते हैं एंड देन आप शेयर करते हैं, और अगर कोई बंदा आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप पोस्ट करेंगे तो पोस्ट ऑटोमेटिकली उसके पास आएगी. पॉडकास्टिंग में आप वीडियोस बनाते हैं, आप ऑडियोज़ बनाते हैं, सेम आपके ऑडियंस के पास एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, वो सब्सक्राइब करते हैं, देन वो आपके मैसेजेस उनके पास भी जाते हैं एंड दे कैन ईजिली हियर यू. पॉडकास्टिंग कंबाइंस द मीडिया रिचनेस ऑफ वॉइस or visual communication with the convenience of portability. Audience can listen or watch podcast on a blog or website, or they can download them to phones or portable musical players consume on the go. So podcasting में आपके लिसनर के पास एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको सुन सकता है, और आप जब बनाते हैं तो आप वॉइस को यूज़ करते हैं, आप विजुअल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, और बड़ी इजीली आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं अपनी वॉइस के थ्रू, एंड देन एक वीडियो के थ्रू आप उसको डिफ़ाइन करते हैं. देन योर ऑडियंस टू हैव ऑप्शन के डाउनलोड कर ले, जब उसको रिलैक्स है वो उसको सुन सकती है, वो उसको देख सकती है. पर्टिकुलरली विद ऑडियो पॉडकास्ट द हैंड ऑफ आइज ऑफ एस्पेक्ट मेक्स देम ग्रेट फॉर लिसनिंग टू वाइल ड्राइविंग और एक्सरसाइजिंग. एक सबसे मज़े की बात इसमें ये है पॉडकास्ट की, ऑडियो पॉडकास्ट ज़्यादा सुनी जाती हैं. वाई? बिकॉज लोग ड्राइविंग करते हुए, लोग एक्सरसाइज करते हुए हैंड फ्रीज अपने कानों में लगाते हैं एंड दे प्ले समथिंग बिहाइंड. वो कोई लेक्चर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एंड दे यूज़ टू लिसन थिंग्स, और वो अपना काम साथ साथ करते रहते हैं. तो ऑडियो पॉडकास्ट जो हैं दे आर मोर फेमस, the most famous you can say, such as one-way teleconference in which a speaker provides information without expecting to engage in conversation with the listener. Training is another good use of podcasting. You may have already taken a college course by podcast. Podcasting is also a great way to offer free previews of seminars and training classes. Many business writers and consultants use podcasting to build their personal brands and enhance their other product and service offering. So these are some of the usages of podcasting. So we can use podcast in different ways that they can help us in different dimensions. जैसे हमने देखा कि we can summarize our conferences, we might have our classes through podcast. कुछ भी, there are so many ways where we can use podcasting as a good way to learn something. Although it might not seem obvious at first, the 3-step writing process adapts quite nicely to podcasting. First, focus the planning step on analyzing the situation, gathering the information you will need, and organizing your material. One vital planning step depends on whether you intend to create podcasts for limited use and distribution, such as a weekly audio updates to your virtual team, or to create a podcasting channel with a regular recording on a consistent theme designed for a wider public audience. तो जब कभी भी आप पॉडकास्ट बनाने की बात करते हैं और जब आप उसको 3-step writing process से लिंक करने की बात करते हैं, so when you come to the planning, you must have this in your mind कि आप किस सिचुएशन में पॉडकास्टिंग की तरफ जा रहे हैं. आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप मटेरियल को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर आप साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या आप एक वीक के बाद रिकॉर्डिंग किया करेंगे या आप एक चैनल बनाकर प्रॉपरली उस पर रिकॉर्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं. अगर आप प्रॉपरली एक चैनल बनाने के बाद उस पर काम करना चाहते हैं, देन यू माइट हैव अ थीम, जिस थीम पे आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें. ये ना हो कि आप उस थीम से जंप करें अगर किसी और तरफ, तो आपके चैनल का पर्पस भी चला जाए, सेकेंडली आपकी ऑडियंस भी डिट्रैक्ट हो जाए. If you intend to create a podcasting channel, be sure to think through the range of topics you want to address over time to verify that you have a sustainable purpose. If you bounce from one theme to another, you risk losing your audience. Maintaining a consistent schedule is also important. Listener will stop paying attention. अब चैनल बनाने की बात करते हैं. पहली बात,
थीम आपका डिफाइंड होना चाहिए जिस पे आपने काम करना है। दूसरी बात, टाइम डिफाइंड रखें कि जब आपने पॉडकास्टिंग करनी है, जब आपने चीज़ शेयर करनी है। अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाएंगे, अपनी रूटीन आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी, देन योर लिसनर्स विल स्टॉप पेइंग अटेंशन टू योर वर्क। One of the attractions of podcasting is the conversational person-to-person feel of the recording. So unless you need to capture exact wording, speaking from outline and notes rather than a prepared script is often the best choice. Podcasting एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी कन्वर्सेशन है कि जहाँ आप पर्सन टू पर्सन फीलिंग वाली बातचीत करते हैं। तो कोशिश किया करें कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग आप उसमें रीड करें चीज़ों को खोल के। आप कोशिश ये किया करें कि आप चीज़ों को पहले से याद कर लें, देन आप जाकर उनको एक्सप्लेन करें। The completing step is where podcasting differs most dramatically from written communication for the obvious reason that you are recording and distributing audio or video files. Particularly for more formal podcasts, start by revising your script or thinking through your speaking notes before you begin to record. The closer you can get to recording your podcast in one take, the more productive you will be. पॉडकास्टिंग को एंड करने का जो प्रोसीजर है वो एक रिटन या प्रिंट ब्लॉगिंग से टोटली डिफरेंट है। आपके पास रिटन टेक्स्ट हो तो यू कैन इजीली रिवाइज, आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं एंड देन उसमें कोई भी मिस्टेक्स हो आप सही कर सकते हैं। किसी भी वीडियो या ऑडियो में आप ऐसे नहीं कर सकते। इट विल टेक मोर टाइम, इट विल टेक मोर एफर्ट्स। तो कोशिश ये किया करें इन द वेरी फर्स्ट स्टेप या इन द वेरी फर्स्ट टेक आप कोशिश करें कि आप उस पॉडकास्ट को क्लियर कर दें, और वो अगर जितनी बेहतर से आप पहली टेक में उसको क्लियर कर देंगे, पहली बार में उसको क्लियर कर देंगे, उतना ही वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।